जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के कड़ी में हम लोग केवीएस के जनरल स्टडीज़ के पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो जनरल अवेयरनेस में या जनरल स्टडीज़ में पूछे गए हैं। करंट अफेयर वाला पोर्शन हमने इसमें से हटा दिया है, सिर्फ जो जीएस प्योर जीएस है उसी को हमने इसमें शामिल किया है। ये टीजीटी का पेपर है, 2018 का पेपर है। इससे पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट देख लिया, ये उसी के कड़ी में दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये 15वां इसलिए कि हम लोग ने इससे पहले 14 क्वेश्चन देख लिए हैं, पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि की स्टोन प्रजातियां हैं, क्या कहते हैं। तो की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, यही पूछा गया है। बायोलॉजी का या इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमने पहले कहा था कि आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। हमेशा एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो कन्वेंशन से पूछा जाएगा कि वियना कन्वेंशन क्या है, प्रोटोकॉल पूछे जाते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाता है, कॉप सम्मेलन पूछे जाते हैं, पेरिस जलवायु समझौता पूछा जाता है, एसडीजी क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ओजोन परत क्या है। ये सारा का सारा जितना भी इन्वायरमेंट का पोर्शन है, एक बार आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि की स्टोन प्रजाति क्या है। ये इकोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इकोलॉजी मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो जिसमें दो चीज़ों से बना हो। एक तो जो है जीव यानी बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, और ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग मिलके एक जो पूरा सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर सुना होगा कि सन है, सनलाइट आती है, सनलाइट आई किस पे आई, प्लांट के पास आई। प्लांट जितने होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो सनलाइट आती है, सनलाइट में जो है ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा प्लस वाटर यूज होगा। इसी पे सनलाइट गिरेगी और प्लांट जो होती है क्लोरोफिल की मदद से क्या बना देते हैं, इसको बना देंगे, आप ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त हो जाता है और ये जो ग्लूकोज बनता है ये प्लांट जो है अपने लिए यूज करते हैं। और प्लांट जो होते हैं इनको इसीलिए प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन, अपना जो इनको खाना चाहिए वो अपना सिंथेसिस स्वयं कर लेते हैं। इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट को जो है खाते हैं, कौन खाता है, प्लांट को खाने वालों को शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोरस कहते हैं। और वो हर्बीवोरस को खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। ये सब के सब कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं, ये अपना भोजन कोई भी जो है, चाहे कोई भी एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं सब के सब कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये अपना सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, तो इनको कंज्यूमर कहा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो बनता है ना, लिविंग और नॉन लिविंग मिला के जो एक पूरा सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम का नाम है इकोसिस्टम। समझ में आया, उसी का नाम है इकोसिस्टम। तो कोई भी एरिया ले लीजिए, उस एरिया का जो जो बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब लिविंग जो कंपोनेंट है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उससे जो सिस्टम बना हो उस सिस्टम का नाम है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की बात रही, वो तो चीज़ हो गई इकोसिस्टम। हमने प्रोड्यूसर पढ़ लिया, प्लांट जितने होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से, सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बना लेते हैं। बाकी जितने एनिमल्स होते हैं वो सब कंज्यूमर आते हैं। उसमें हर्बीवोर्स पहले आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं जो इनको खाते हैं। तो ये पूरा जो है एक पूरा फूड चैन, फूड वेब बनता है। मतलब घास, घास को खाएगा जो है ग्रॉस हॉपर, तिलचट्टा खा लेगा, इसको मेढक खा लेगा, मेढक को जो है सांप खा लेगा, सांप को बाज खा लेगा। ये पूरा क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। सब एक दूसरे को खाते रहते हैं, इसी से पूरा नेचर काम करता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ हो गया, थोड़ा सा मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया रहे। तो यहाँ पे जो है की स्टोन पूछा गया। पहले की स्टोन क्या होता है, ये वाला जो आप लोगों का इस तरह का जो गेट देखे हो ना, जो गोलाकार वाला इस तरह का गेट होता है, इसमें जो ये वाला स्टोन है ना, इसको कहते हैं की स्टोन। ये वाला बीच वाला, बीचों बीच वाला जो स्टोन होता है, ये सब सब स्टोन लग के ये पूरा बना हुआ गेट बना हुआ है, इस वाले को कहते हैं की स्टोन। अगर आप इस स्टोन को निकाल दीजिए तो ये पूरा गेट भर भरा के गिर जाएगा, पूरा गेट गिर जाएगा इसी एक को, क्योंकि सारा का सारा गेट, सारा का सारा स्ट्रक्चर इसी एक स्टोन पे मेन रूप से टिका हुआ है। अगर हम इसको तोड़ दें या इसको हटा दें तो पूरा गेट गिर जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। की स्टोन प्रजाति का मतलब भी यही होता है। ये एक इकोसिस्टम की ऐसी प्रजाति है, मान लीजिए किसी जंगल का इकोसिस्टम है, तो उस जंगल का ऐसा जीव जिसको अगर वो विलुप्त हो गया, वो वहाँ से गायब हो गया, तो पूरा जंगल का इकोसिस्टम जो होता है वो ढह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ गायब हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं टाइगर रिजर्व इतना क्यों, टाइगर को इतना संरक्षण क्यों किया जा रहा है, एलिफेंट के लिए इतना जो है सरकार प्रयास क्यों कर रही है इसके संरक्षण के लिए। ये सब की स्टोन प्रजाति है। अगर आप जो है ले लीजिए, आप टाइगर की ही एक बात थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप टाइगर को हटा दीजिए जंगल से तो क्या स्थिति होगी। अगर आप टाइगर से किसी जंगल में, मान लीजिए जंगल था, इसमें जो है पहले टाइगर भी रहते थे, सब कुछ है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, प्लांट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, हिरन है, सब कुछ है। क्या हुआ कि किसी कारण से टाइगर हो गए रिजर्व, टाइगर जो हो गए वो खत्म हो गए, किसी भी कारण से जितने टाइगर थे वो खत्म हो गए। अब क्या होगा, हिरन की प्रजाति, जितने भी शाकाहारी जीव हैं जिनको ये खाता था टाइगर मार मार के प्रे करके, उनकी तो संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उनके तो कोई शिकार करने वाला है ही नहीं, उनको खाने वाला कोई नहीं है। पूरे हिरन ही हिरन हो जाएंगे, पूरे जो है जंगल में हिरन ही हिरन दिखाई देंगे। और ये हिरन जो होते हैं क्या करेंगे, पूरे घास को, पूरे प्लांट को खा के पूरा खत्म कर देंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा, ना प्लांट बचेगा, ना हिरन बचेगा, और टाइगर तो पहले से ही खत्म हो गए, तो वो पूरा इकोसिस्टम जो है खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी प्रजाति होती है उनको की स्टोन प्रजाति कहते हैं। अगर आप यानी समुद्र में ले लें तो समुद्र में जो होता है, जो व्हेल होती है, रीफ व्हेल होती है, जो शार्क होती हैं, व्हेल छोड़ दो, शार्क जो होती हैं, शार्क जो होती हैं की स्टोन होती है। अगर शार्क जो है हटा दोगे तो क्या होगा कि जो छोटी मछलियाँ होंगी उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जो है पूरे कोरल रीफ्स को, जितने जो है जंगली पौधे हैं उनको सबको ख़त्म कर देंगी। और स्थिति क्या हो जाएगी, फिर पूरा जो है पूरा सिस्टम, जितना उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम है, सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी इकोसिस्टम, ऐसी जो भी प्रजाति जो इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, अगर हम उनको हटा दें, वो अगर नष्ट हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, तो पूरा वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा, गिर जाएगा। जैसे हमने इसमें बताया ना कि ये गेट का जो की स्टोन है, इसको हटा दीजिए, पूरा गेट गिर जाएगा। अगर इस प्रजाति को, की स्टोन प्रजाति को इकोसिस्टम से उससे हटा दीजिए तो पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कि ऐसी प्रजातियाँ जो अपने तथा अन्य प्रजातियों के भौतिक आवास का निर्माण, संशोधन या रखरखाव करके अपने समुदाय को प्रभावित करती हैं, वो होती हैं। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि प्रजातियां जो अपने समुदाय के ऊर्जा प्रवाह और संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, वह प्रजातियां जो पहले उन क्षेत्रों में निवास करती थी जहां पहले कोई जीवन नहीं था, या फिर पर्यावरण के साथ संतुलन की स्थिति में समुदाय। तो इसका राइट आंसर यह है कि कीस्टोन प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जहाँ भी रहती हैं, जितनी भी वहाँ की अन्य प्रजाति होती है, उन सब के आवास, खाना पानी सबका वो प्रभावित करती हैं। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल दरबार से आ गया। मुगल दरबार में सुलेखों को दी जाने वाली उपाधि एक थी गोल्डन पेन। उस गोल्डन पेन को क्या कहा जाता था, जो अच्छे लेखक होते थे मुगल दरबार में, उनको एक उपाधि दी जाती थी। तो उस उपाधि का, गोल्डन पेन जो अगर होती थी, उसे क्या कहा जाता था, उस उपाधि का क्या नाम था। तो मुगल दरबार का क्या था भाई, पहले दिल्ली सल्तनत थी, इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था। जब बाबर आ गया, बाबर ने इसको जो है पानीपत के युद्ध में जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसने जो है दिल्ली पे क्या किया, मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद इसका सटीक है भाजपा नहीं, भाजसा। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आता, हुमायूं के बाद अकबर आता, अकबर के बाद जहांगीर आता, फिर शाहजहां आता है, और उसके बाद फिर औरंगजेब आता। तो ये पूरा भाजसा, ये पूरा एक शार्ट ट्रिक है जिससे आप जो है जो मेन मुगल बादशाह रहे हैं उनके नाम आप एक क्रम में याद कर सकते हैं। तो मुगल दरबार में जो अच्छे लेखक होते, जो सुलेखक होते थे, उनको जो पेन, गोल्डन पेन की उपाधि दी जाती थी, उसको क्या रोशन कलम कहते थे, जरीन कलम या सुनहरी कलम कहते थे। गोल्डन का क्या हो गया, सुनहरी ना, गोल्डन, सुनहरी कलम, सीरी कलम, करनतार कलम, या फिर जो होता है अमरीन कलम। तो राइट आंसर हो गया जो मुगल ये जो गोल्डन पेन होता था, इसको सुनहरी कलम, जरीन कलम या फिर रोशन कलम के नाम से जाना जाता था। ये जो उपाधि थी इसी नाम से जाना जाता था। आइए अगला देखते हैं कि चिदम्बरम में चोल मंदिर बने हुए हैं। चिदम्बरम तमिलनाडु में है, वहाँ पे चोल मंदिर बने हुए। तो ये चोल मंदिर जो है वो किस धार्मिक समूह से जुड़े हुए हैं, मतलब किस भगवान की वहाँ पे मूर्ति है और वहाँ पे किसकी पूजा होती है। अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे जो जब भारत में जो है उत्तर भारत में एक चल रहा था, भक्ति आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में चल रहा था, और इसी के क्रम में दक्षिण भारत में एक संगम काल चलता था। संगम काल में जो होता है, यहाँ पे जो है जितने भी जो है लेखक होते थे, साहित्यकार होते थे, उन सब की मीटिंग होती थी, वो लोग बैठते थे, किताबें लिखते थे। वो संगम काल चलता था दक्षिण में, और यहाँ पे भक्ति आंदोलन चल रहा था उत्तर भारत में। तो संगम काल के समय में यहाँ पे तीन प्रमुख जो है
वंश हुआ करते थे। इस तरफ केरल वाले साइड पे थे चेर वंश थे, चेर वाले थे। एकदम नीचे की तरफ श्रीलंका के साइड पे पांड्या थे, पांड्या हार्दिक पांड्या नहीं, पांड्या, ठीक है, पांड्या वंश था। और इसके थोड़ा सा ऊपर जो था वो चोल वंश था, तमिलनाडु के आसपास, आंध्र प्रदेश और ये सब हिस्सा मिला के ये था चोल वंश थे। तो चोल वंशों ने मंदिर बना रखा था। तो मंदिर जो होता है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ था? नयनार से, जैन से, वैदिक से या अलवर से। जैन से कोई मतलब इसका नहीं था। चोल मंदिर जो थे ये भगवान शिव की मूर्ति है। चोल मंदिर में जो जिनकी मूर्ति है वो भगवान शिव की है। और जो संगम काल में दो तरह के लोग होते थे, एक विष्णु को मानने वाले लोग होते थे, एक भगवान शिव को मानने वाले लोग होते थे। तो जो भगवान शिव को मानते थे वो नयनार कहलाते थे। और जो ये होते थे क्या, अलवर होते थे, ये विष्णु के उपासक होते थे, ये विष्णु के उपासक होते थे। तो विष्णु के उपासक को अलवर संत कहा जाता था और जो शिव भगवान शिव के उपासक थे उसको नयनार संत कहा जाता था। तो जो चोल है, ये चोल है ना, ये जो चोल है मंदिर है ये नयनार भक्तों का था, ये नयनार लोगों का था, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव की थी तो शिव की उपासना करने वाले लोग थे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भारत में भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? KN राज को, PC महालनोबिस को, जान मथाई को या सुखमय चक्रवर्ती को? आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, अब नहीं चलता, पहले चलता था, अब खत्म हो गया। पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और 2017 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली, 12वीं। उसके बाद से खत्म हो गया, क्योंकि भारत में जो योजना आयोग बना था, योजना आयोग को मोदी सरकार जब आई, योजना आयोग को इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया। इसकी जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया, नीति आयोग बना दी गई, नीति आयोग हो गया। योजना आयोग खत्म हो गया, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गई। और नीति आयोग में और इसी के साथ पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पूरा योजना खत्म हो गया। अब ये 5 वर्ष की योजना नहीं बनती है, अब जो है क्या बनती है कि 1 साल की योजना बनती है, 2 साल, 3 साल की बनती है, 5 साल की बनती है, 7 साल की बनती है, 12 साल की बनती है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस योजना बनती है अलग अलग। अभी इस योजना जो बनती थी, ये पंचवर्षीय योजना, ये 5 साल के लिए बनाया जाता है कि सरकार को 5 साल में क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं, कितनी गरीबी मिटानी है, कितनी GDP बढ़ाना है, वो तो सब सारा इसी में होता था। तो जो भारत में पहली योजना आयोग बनी थी वो 1951 में बनी थी, 56 तक चली थी। और PC महालनोबिस को, ये जो है प्रधानमंत्री, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू के आर्थिक सलाहकार थे PC महालनोबिस। इन्हीं को जो है भारतीय योजना आयोग का वास्तु योजना, मतलब भारतीय योजना जो पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता, PC महालनोबिस को, यस, ये इन्हीं को कहा जाता, PC महालनोबिस को। तो ये जो दूसरा वाला, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, पहली नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो इसी के नाम से जाना जाता है, नेहरू और PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना को, जिसमें औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, औद्योगिकरण को दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो कुल मिला के हम कहते हैं, तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, योजना आयोग क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, जितने भी 12 पंचवर्षीय योजना बनी हुई है, तो उसमें मेन क्या थे वो सारा चीज़ आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो है, अब देखिए सारा कुछ हो गया। अब आर्टिकल इससे पूछ लिया, किससे पूछ लिया भाई? पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। और एक नहीं, मिलान करने के लिए दे दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। और सारा क्या दिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत से, जो DPSP का पोर्शन है संविधान का, DPSP का पोर्शन है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो किसमें भाग 4 में है। भाग 3 में जो है क्या है? भाग 3 में तो मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, इस आर्टिकल को, इस सूची को हमें इस वाले से मिलान करना है। ये कह रहा है कि अनुच्छेद जो है 41 में क्या है, 39 के ये में क्या है, 42 में क्या है और 50 में क्या है। तो अनुच्छेद 50 में क्या किया गया, जो ये है ना, अलगाव कर दिया गया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, अनुच्छेद 50 में किया गया था। और ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया, ये जो आर्टिकल है 39 के ए में दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 के ए में दिया गया। फिर आ जाइए 41 में क्या दिया गया? राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार दिया गया है 41 में। और 42 में दिया गया है मातृत्व सहायता और या फिर काम की उचित दशाओं या मानवीय स्थिति की बात आर्टिकल 42 में की गई है। ये पूरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है,
36 में जो है राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है, 37 हो गया, 38 ये पूरा इसमें दिया हुआ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिए है कि जो अर्थशास्त्री हैं और उनसे जुड़े विकास के जो सिद्धांत हैं, यहाँ पे भी आपको मिलान करना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पिछले वाले में भी मिलान पूछा और इसमें भी हमको मिलान करना। पीसी महालनोबिस हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। पीसी महालनोबिस का जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किससे जुड़ी हुई थी? औद्योगिकरण से जुड़ी हुई थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसको कहते हैं नेहरू पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो औद्योगिकरण जहाँ पे भी दिखा हो उसको आप इनसे जोड़ दीजिए। तो पीसी महालनोबिस तेज औद्योगिकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनी है ना, नवरत्न और ये सब जितनी कंपनियां बनी हैं, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत करने के लिए वो जुड़े हुए हैं पीसी महालनोबिस। उसके बाद वर्गीज कुरियन का नाम आप जानते हैं, जैसे इसमें एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वैसे वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है दूध का इतना उत्पादन जो है बढ़ाया गया, वो वर्गीज कुरियन का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। और तो ये आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये है ना रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए सहकारी मॉडल। जो अमूल है ना, गुजरात का अमूल ब्रांड है दूध वाला, ये सहकारी मॉडल पे बना हुआ। सहकारी का मतलब होता है कि सब लोग एक साथ मिलके जो होता है कोई कंपनी बनाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, सारे लोग उसमें मालिक होते हैं, आपस में सब काम करते हैं और जो लाभ होता है आपस में बांट लेते हैं। अमूल पूरा प्लांट इसी पे बना हुआ, सहकारी मॉडल पे चलता है। तो ये वर्गीज कुरियन इससे जुड़े हुए हैं। के.एन. राजा और जेसी कुरियप्पा जो है ये ग्रामीण विकास से जुड़े हुए थे। जेसी कुरियप्पा जो है ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए इनको जाना जाता है। और के.एन. राजा को जो बच रहा उसकी ये कृषि क्षेत्र की मजबूत बनाने में के.एन. राजा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कानून के तहत पुलिस पदाधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को आरोपी के खिलाफ एक सबूत के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी? इसमें कह रहा है ना, वो जो है जो अनुच्छेद है अपना जो संविधान ये कहता है कि आदमी अपने खिलाफ जो है, पुलिस ये नहीं है कि जो है जो मुलजिम है उसके बयान को जो है उसके ज़बरदस्ती अपने खिलाफ बयान दे दे, वो नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती है। मगर कोई चोर भी है तो चोर का भी बयान अगर कहता है कि मैंने चोरी किया तो वो माना नहीं जाएगा जब तक कोई और चीज़ आपके पास सबूत ना हो। ठीक है, ज़बरदस्ती जो है कोई उनके पक्ष में, अपने ही मुलजिम के पक्ष में ही कोई बयान जो है नहीं दिलाया जा सकता, बोलने से जो है विवश नहीं किया जा सकता। वो संविधान में जो है संरक्षण दिया गया, मौलिक अधिकारों की इस श्रेणी में आता है। लेकिन क्या किया गया कि सह अभियुक्त का मतलब होता है जैसे दो लोगों ने अगर चोरी की मिलके, तो एक ये हो गया मेन और ये किसका जो साथ दिया है ये, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सह अभियुक्त हो गए, दोनों सह अभियुक्त है, मतलब ये भी चोर है ये भी चोर है। तो इसके खिलाफ इसके बयान, जैसे ये तो कहा गया कि भाई हम अपने खिलाफ जो है बयान देने के लिए हमें विवश नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य है, लेकिन हम इसके वाले बयान को तो शामिल कर सकते हैं भाई, इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है कि हाँ मेरे साथ ये आदमी ये भी था और मैं भी था, हम दोनों ने मिलकर चोरी की है, तो इसके खिलाफ ये वाला बयान जरूर यूज होगा। ये दिया गया किसमें, ये टाटा 1985 में बना था उसमें दिया गया था। यूएपीए 1967 में बना था, पोटा 2002 में बना था और आपसपा ये जो उधर पूर्वोत्तर में लगता ना, आपसपा 1958 में बना था। ये पूरा यहाँ पे इनका डिटेल में दिया गया है। ये आप आ जाइए एक साथ, टाटा का क्या मतलब होता है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज रोकथाम अधिनियम टाटा 1985 में बना था। पंजाब में आतंकवादी हिंसा के विरुद्ध प्रेस किया गया था जो बाद में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो ये टाटा पंजाब में जब वो खालिस्तानी जो है उस समय एक्टिव हुए थे उसके विरुद्ध में बनाया गया था। उसके बाद आप सफा आ जाइए, ये जो है ये वाला जो असम मौसम में अभी भी चल रहा है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जिसको आप सफा कहते हैं, 1958 में सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार देती है। ये अधिकार किसको दिया गया, सशस्त्र बलों को दिया गया है। फिर आ जाइए यहाँ पे पोटा 2002 में बना था, इसको कहते हैं आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा 2002। ये भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों को मजबूत करना है। और फिर एक आ जाइए ये यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का लक्ष्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों और संगठनों के प्रभावी रोकथाम के लिए बनाया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि इसमें से फिर से कुछ ना कुछ पूछ लें। फिर आ जाइए फिर से पूछ लिया गया। अब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हिस्ट्री का है बौद्ध धर्म। अब इसमें दिया गया एक बुद्ध के घटना है और उसके प्रतीक के जो रूप में क्या यूज होता है वो, तो 563 बीसी का समय था, 563 बीसी का समय था बुद्ध जी का, जिन्हें पहले सिद्धार्थ कहा जाता था। जब बच्चे थे तो इनको सिद्धार्थ कहते थे लोग। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता कौन थे,
शुद्धोधन थे, माता महामाया थी, मौसी इनकी गौतमी थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और फिर क्या हुआ कि 29 साल में जो है इन्होंने वही एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा, एक जो है सन्यासी देखा। सन्यासी से बहुत प्रेरित हुए और फिर जो है घर बार जो है 29 साल की उम्र में छोड़ दिया था। इनका घोड़ा जो था उसका नाम था कंथक। इनका जो सारथी था उसको चन्ना कहते हैं, चन्ना नाम का सारथी था जो इनका रथ चलाता था। कंथक जो है वो घोड़ा था। 29 वर्ष की उम्र में छोड़ दिए, चले गए थे बिहार गया, बोध गया बिहार में चले गए थे। वहाँ पे निरंजना नदी है, नदी के तट पे बैठ गए थे। एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे बैठ के तपस्या वपस्या किए। 6 साल तक तपस्या वपस्या करते रहे। उसके बाद फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई ये सब चीज़ है, चलो अब ये काम हो गया। फिर वहाँ से जो है बोध गया बिहार से फिर पैदल चले अपना आ गए यहाँ पे सारनाथ पे आ गए। सारनाथ जो है ये बनारस के बगल में स्थित है। सारनाथ, सारनाथ पे आए, यहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उसके बाद फिर घूम घूम के इन्होंने एक जो है बौद्ध संघ की स्थापना कर दी, संघ बना दिया। और संघ में जो होता है जितने भी भिक्षुड़ू होते थे, जितनी भिक्षुणी होती थी, सबके लिए उसमें एंट्री होती थी और फिर घूम घूम के उसी का जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था। और अंत में जो है कुशीनगर देवरिया में गए जहाँ पे इनका 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। तो ये पूरा इनका पूरा बुद्ध जी का पूरा इसी में समा गया, पूरा घटनाक्रम पूरा जीवन काल इसी में है इनका। फिर उन्होंने वही 4 सत्य दिए थे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। फिर उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं कि ये 8 रास्ते हैं जिस पे चलकर आदमी जो है दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे। तो जहाँ पे भी पीपल वृक्ष है, आदि बोधि वृक्ष है, उस पे लगा दीजिए। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। फिर आ जाइए, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो चक्र से जोड़ दीजिए। उसके बाद मृत, निधन को, निधन जो होता है जब भी किसी बौद्ध संत का निधन होता था तो उसके नीचे स्तूप बनाए जाते थे। तो स्तूप क्या होते हैं? अंडाकार जो है संरचना होती है जो किसी जो है महापुरुष या जो बौद्ध धर्म के महापुरुष होते हैं उनकी याद में मनाया जाता है। जैसे सांची का स्तूप हो गया, धमेक का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया। तो मृत का ये हो गया। जन्म का प्रतीक वैसे घोड़ा है, घोड़ा इसका है। यहाँ पे हाथी दिया है तो हाथी भी हम मान लेते हैं। तो ये राइट आंसर इसका हो गया। ये इनके पूरा जो है प्रतीक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से, भूगोल से पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को पर्वतीय क्षेत्र में अनुभव होता है। ये पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, एंडीज और आल्प्स पर्वत। हिमालय आपका यहीं पे है, उत्तर भारत में है, इसको तो आप जानते हैं। एंडीज आपके दक्षिणी अमेरिका वाला पोर्शन है, आल्प्स जो है यूरोप का पर्वत है। तो इन तीनों, इन वनों पे, इन जंगल कह रहा हूँ, इन पहाड़ों पे किस तरह की जलवायु पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों पाई जाएगी भाई? ऊंचाई पे क्या पाया जाता है? ऊंचाई पे उष्णकटिबंधीय थोड़ी ना पाया जाता है। उच्च भूमि की जलवायु, आर्द्र, सूक्ष्म तापीय जलवायु, तापीय हटा दीजिए, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुव पे तो है नहीं ये लोग, ये जितने भी पहाड़ यहाँ पे दिए गए हैं ध्रुव पे तो है ना, ये उच्च भूमि है, सब पहाड़ है ना, उच्च भूमि की जलवायु इन पे पाई जाती है। जैसे ऊंचाई पे हम जाते हैं ना, जैसे बताते हैं कि भाई जैसे ही हम जो है पृथ्वी से ऊपर उठते हैं ना तो तापमान कम होने लगता है। इसीलिए तो पहाड़ की जो टोपी होती है ना, जो चोटी होती है, उस पर हमेशा बर्फ पाया जाता है। इसीलिए पाया जाता है क्यों? वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। जब हम ऊपर जाते हैं ना तो टेम्परेचर कम होता है। उसके बाद ये ट्रोपोस्फीयर तक चलता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है जिसमें ओजोन परत है, ओजोन परत जुड़ा हुआ है। फिर आपका जो है एक जो स्फीयर, ये थर्मोस्फीयर, बाकी सब जितने भी जो है वायुमंडल की परत हैं वो पाई जाती हैं। तो इस पे जितने भी ये पर्वत होते हैं उन पे क्या पाई जाती है? उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। फिर आ जाइए, एक देखिए, एक और क्वेश्चन दे गया कि कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण। इसने, ये कोपेन जो है एक भूगोल वेता है, इसने जलवायु को बहुत सारे जो है भागों में बांट रखा है। तो इसकी ये पूछ रहा है कि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण की योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गर्म, शीतोष्ण, गर्म भी है, गर्म को उष्ण कहते हैं, ठीक है, उष्ण, गर्म या उष्ण शीतोष्ण को संदर्भित करता है। संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, नहीं, वो इसका कोई मतलब नहीं होता है। उष्ण शीतोष्ण का मतलब वर्षा से अधिक का कोई मतलब नहीं होता है। मध्य अक्षांश पे ही ये पाई जाती है। उष्ण शीतोष्ण कहाँ पे पाई जाएगी भाई? ये ग्लोब हो गया, ये हो आपका इक्वेटर हो गया, जो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ बीच में होगे तो क्या मिलेगा? बीच में जो होता है ये तो यहाँ पे उष्ण, यहाँ पे हमेशा गर्मी मिलती है। थोड़ा सा बीच में जाओगे तो यहाँ पे गर्मी ठंडी दोनों पे मिलेगी। एकदम ऊपर चले जाओगे तो पूरी ठंडी मिलेगी। यही चीज़ नीचे भी लागू होती है। ध्रुवों पे हमेशा बर्फ रहती है, यहाँ पे पूरा ठंड है। तो बीच वाला जो होता है ये है मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश का मतलब ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है। जलवायु वर्षों के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। राइट आंसर आपका यही है। बाकी सब जो है इसमें गलत है। आप लोग इसको एक बार ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को एक बार जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग
जो है अपना, अगर आप अनुच्छेद 80 पढ़े होंगे, आर्टिकल 80 पढ़े होंगे, तो इसमें जो है वित्त आयोग के गठन का पूरा वर्णन अनुच्छेद 280 में दिया गया है। राष्ट्रपति जो होते हैं 5 साल के लिए क्या बनाते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। और वित्त आयोग का काम किया, अब तक 15 वित्त आयोग बन गए हैं। 2017 में ये बना था, 2017 में 15वां वित्त आयोग बना है वित्त आयोग। और इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन कौन है, वाई वी रेड्डी, एन के सिंह, अशोक लहड़ी या रमेश चंद। तो एन के सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का काम क्या होता है, वित्त आयोग जो होती है, जितने कर इकट्ठा होते हैं ना, जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को केंद्र और राज्य के बीच में कैसे बांटना है, उसका जो है निर्धारण वित्त आयोग करती है। करों का बंटवारा कैसे होगा, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, विशेष राज्य वाले दर्जे वाला राज्य तो उसको कितना मिलेगा, किसकी जनसंख्या कितनी है। तो ये सारा का सारा निर्धारण वित्त आयोग का काम है। वित्त आयोग बनाती है, उसके बाद ये सिफारिश करती है कि भाई ये इस तरह से कर बटेगा, इनको इतना % मिलेगा, इनको इतना % मिलेगा। तो यही वित्त आयोग का काम है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।